हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 751 परिवार को पहचानो। चार भले ही निकुई हुआ एक देहाती लड़की थी जो सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी, फिर भी आदरणीय मिस्टर झेंग और मिसेस झेंग उसे बहुत पसंद करते थे। पहले जब उसकी और सुनबू की शादी हुई थी तो झेंग परिवार ने आज की तरह भव्यता से जश्न नहीं मनाया था। दूसरों से अपनी तुलना करना सचमुच क्रोध उत्पन्न करने वाली बात है। माँ, क्या आपको लगता है कि दादी सचमुच हमारे परिवार की आधी संपत्ति अपनी जैविक बेटी को दे देंगी? उसने दरवाजे के बाहर से यह बात साफ साफ सुन ली। इसे आधे में विभाजित करें। झेंग लिंगलिंग ने अपने मुंह के कोनों को खींचा। यदि आप उसकी जगह होते तो क्या आप अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा किसी अजनबी के साथ साझा करते, बजाय इसके कि आप इसे अपनी जैविक बेटी को दे दें? श्रीमती झेंग के शब्द केवल दिखावे के लिए थे। वह यह समझ चुकी थी, इस बूढ़ी औरत के मुंह में एक भी सच नहीं था। उसने दावा किया था कि उसने हार मान ली है, कि वह अब अपनी जैविक बेटी की तलाश नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही उसने पीठ मोड़ी, उसे अपनी जैविक बेटी मिल गई। अब तो उन्होंने पारिवारिक पुनर्मिलन का भी प्रबंध कर लिया था। यह सुनकर झेंग जियांजिंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने आगे कहा, लेकिन हम उसके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। उसकी जैविक बेटी न जाने कितने सालों से लापता है, उसने कुछ नहीं किया है, और तुम हमारे दादा दादी के प्रति इतने समर्पित रहे हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारे घर आकर हमारी चीजें ले जाए? क्योंकि वह देहाती लड़की उसकी अपनी बेटी है, झेंग लिंगलिंग ने जवाब दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आज के सार्वजनिक अपमान के बाद भी श्रीमती झेंग अपनी जैविक बेटी को पहले की तरह ही पसंद करेंगी। यह सोचते ही झेंग लिंगलिंग की आंखों में संतुष्टि की एक झलक उभर आई। आज परिवार का पुनर्मिलन था और झेंग निवास पर एक के बाद एक मेहमान आने लगे। हर कोई झेंग परिवार की 35 साल से लापता बेटी को पहली बार देखने के लिए उत्सुक था। झेंग लिंगलिंग और उनकी बेटी झेंग जियांजिंग प्रवेश द्वार पर खड़े होकर मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। वे जितना अधिक सुरुचिपूर्ण और शालीन व्यवहार करते, उनके विपरीत निकुई हुआ अर्थात देहाती उतना ही अधिक असभ्य और अश्लील प्रतीत होता। निकुई हुआ, जो स्वयं एक देहाती किसान की पत्नी थी, कि निस्संदेह 2 देहाती बेटियां थीं। इन 2 देहाती लड़कियों की तुलना झेंग जियांजिंग से कैसे की जा सकती है, जिसका पालन पोषण बचपन से ही धन संपत्ति द्वारा हुआ था। झेंग जियांजिंग एक प्रतिष्ठित फीनिक्स था। वे छोटी गौरैया से भी मुकाबला नहीं कर सकते। लिंगलिंग, तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। झेंग लिंगलिंग ने ऊपर देखा तो पता चला कि यह आदरणीय श्रीमान और श्रीमती मो थे। आंटी मो, झेंग लिंगलिंग ने विनम्रता से अभिवादन किया। उसे एहसास हुआ कि मो किशन भी आ गए थे। मो किशन यहाँ क्या कर रहा था? मो परिवार का लक्ष्य झेंग जियांजिंग नहीं था, है ना? मो किशन इस साल 29 साल की हो गईं, जो शादी के लिए उपयुक्त उम्र है। हालांकि मो परिवार को यह समझना चाहिए कि भले ही उन्होंने इसे अपने नाखूनों से माना हो कि मो किशन झेंग जियांजिंग के लिए पर्याप्त नहीं है। मो किशन झेंग जियांजिंग के जूते ले जाने के लायक भी नहीं है। हंस के मांस के पीछे लालायित एक मेंढक। झेंग लिंगिंग की आंखों में घृणा झलक उठी जैसे ही उसने मुस्कुराते हुए मो परिवार को घर के अंदर बुलाया। आंटी मो, अंकल मो, कृपया अंदर आइए। श्रीमती मो ने मुस्कुराते हुए कहा, लिंगलिंग, तुम्हें जल्द ही मुझे आंटी मो कहना बंद करना होगा। क्यों? झेंग लिंगलिंग ने पूछा। श्रीमती मो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पारिवारिक वरिष्ठता में अंतर के कारण। तकनीकी रूप से हम एक ही पीढ़ी के हैं। आपकी मां मुझसे भी बड़ी हैं। आखिरकार उनका बेटा श्रीमती झेंग की पोती से शादी करने जा रहा था। इस टिप्पणी से झेंग लिंगलिंग के दिल में अचानक झटका महसूस हुआ। धत तेरी की! क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों बूढ़े लोग झेंग जियांजिंग के लिए मो किशन के प्रस्ताव पर पहले ही सहमत हो गए थे? इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि चूंकि झेंग जियांजिंग उनकी जैविक पोती नहीं है, इसलिए उसकी शादी एक निकम्मे व्यक्ति से कर दी जानी चाहिए? ऐसा क्यों होना चाहिए?
श्रीमती झेंग ने उसे दरकिनार कर झेंग जियांजिंग की ओर से यह निर्णय लेने की हिम्मत कैसे की? चाहे कुछ भी हो जाए, वह इसे स्वीकार नहीं करेगी। झेंग लिंगिंग के चेहरे के भाव लगभग विकृत हो गए, उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वह अब श्रीमती मो से भी परेशान नहीं होना चाहती थी। झेंग लिंगलिंग के व्यवहार में बदलाव देखकर श्रीमती मो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। झेंग लिंगलिंग को उसकी यादें हमेशा सुखद लगती थी, लेकिन आज झेंग लिंगलिंग एक कृतज्ञ व्यक्ति के रूप में सामने आया। श्रीमती झेंग के लिए अपनी जैविक बेटी को ढूंढना बहुत कठिन था। झेंग लिंगलिंग इस बात से इतना नाराज क्यों था? भले ही वह दुखी हो, उसे यह नहीं दिखाना चाहिए। आदरणीय श्रीमान और श्रीमती झेंग जल्द ही मेहमानों का स्वागत करने के लिए सामने आए। अरुआन, जब लोगों को कोई अच्छी खबर मिलती है तो वे निश्चित रूप से तरोताजा दिखते हैं। उस दिन आदरणीय श्री और श्रीमती झेंग पूरे जोश में थे, लगभग एक दशक युवा दिख रहे थे। अकिंग, बधाई हो, श्रीमती मो ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, श्रीमती झेंग मुस्कुराईं। फिर श्रीमती मो ने पूछा, वैसे टिंगटिंग कहाँ है? अध्याय 752, परिवार को पहचानो। 5, वे अभी तक नहीं आए हैं। आप सभी पहले आ सकते हैं, श्रीमती झेंग ने आगे कहा। झेंग जून और मैंने समय की गणना करने के लिए किसी से सलाह ली है। उन्हें सुबह ठीक 10:30 बजे यहाँ पहुँच जाना चाहिए, जो अभी से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। श्रीमती मो ने चिढ़ाते हुए कहा, अकिंग, क्या तुम सामंती अंधविश्वासों से नफरत नहीं करते थे? तुमने कब से इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया? जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो वह किसी भी चीज से नहीं डर सकता और किसी भी चीज पर विश्वास नहीं कर सकता। वह पूरी तरह से उन्मुक्त होता है। हालांकि जैसे ही कोई आसक्ति करता है, डर भी बढ़ने लगता है। तुम्हें लोगों को चिढ़ाना बहुत पसंद है, श्रीमती झेंग हंसी। श्रीमती मो ने श्रीमती झेंग को देखा और आह भरते हुए कहा, अकिंग, 30 साल से अधिक समय हो गया जब मैंने तुम्हें आखिरी बार इतनी खुलकर हंसते हुए देखा था। श्रीमती झेंग के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। क्या यह सच नहीं है? पलक झपकते ही 30 साल से अधिक समय बीत गया है। श्रीमती मो ने आश्चर्य जताते हुए मिस्टर झेंग की ओर देखा। झेंग जून, आज आपने अपनी छोटी सी गगनचुंबी इमारत से बाहर आने का समय कैसे निकाल लिया? क्या आप अपने प्यारे पौधों की देखभाल नहीं कर रहे हैं? मिस्टर झेंग अजीब तरह से हंसे। वे सभी हंसते हंसते और बातें करते हुए घर में दाखिल हुए। दरवाजे के बाहर खड़ी झेंग लिंगलिंग को अपने दिल में गुस्सा दबा हुआ महसूस हो रहा था। वह किसी से भी मिलने पर मुस्कुराने की कोशिश नहीं कर पा रही थी। लिंगलिंग, तुम्हें क्या हो गया है? आज खुशी का दिन है, तुम इतने गंभीर चेहरे क्यों बना रहे हो? एक धिक्कार भरी आवाज हवा में गूंज उठी। आंटी जियांग। डॉक्टर जियांग को देखकर झेंग लिंगलिंग के चेहरे पर गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने अपने बगल में खड़े झेंग जियांजिंग को धक्का दिया। जियांजिंग, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारी जियांग दादी आ गई है? हेलो दादी जियांग, झेंग जियांजिंग ने लापरवाही से जवाब दिया। डॉक्टर जियांग का चेहरा स्नेह से भर गया। अच्छी लड़की। डॉक्टर जियांग ने गंभीरता से कहा, लिंगलिंग, आज तुम्हारे परिवार के लिए खुशी का दिन है, तुम इतना उदास क्यों हो? अगर दूसरे लोग जो स्थिति से वाकिफ नहीं हैं, यह देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि तुम अपनी होने वाली बहन से नफरत करते हो। अगर तुम्हारी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो वह क्या सोचेगी? आज पुनर्मिलन समारोह के बाद समस्याओं का समाधान हो सकता है। तुम एक अच्छी बच्ची हो, तुम अपने माता पिता को शर्मिंदा नहीं कर सकती। डॉक्टर जियांग के इन शब्दों ने झेंग लिंगलिंग को जगा दिया, जिन्होंने तुरंत जवाब दिया, हाँ चाची जियांग, मैं समझता हूँ। इतना कहकर उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। डॉक्टर जियांग ने संतोष में सिर हिलाया। लिंगलिंग, जब तक तुम समझो। क्या तुम्हारी बहन आ गई है? अभी नहीं, झेंग लिंगलिंग ने अपना सिर हिलाया। ओह, डॉक्टर जियांग ने आते जाते मेहमानों पर नजर डाली, तो मैं पहले अंदर जाऊंगा। झेंग लिंगलिंग के अलावा झेंग शेंग और झेंग गाओ, दोनों भाइयों को भी झेंग टिंगटिंग की वापसी के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में परेशानी हो रही थी। श्री झेंग के उत्तराधिकारी के रूप में कोई न होने के कारण दोनों को ही पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिलेगी। पर अब झेंग टिंगटिंग वास्तव में वापस आ गया है। झेंग टिंगटिंग ही असली झेंग परिवार की वंशावली है।
जिस क्षण दोनों भाई अपने परिवारों के साथ दरवाजे पर आए, उनके चेहरे पर उदासी छा गई। झेंग लिंगिंग ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। अंकल 2, आंटी 2, अंकल 3, आंटी 3, कृपया अंदर आइए। यिंगयू, यिंगमेई, मैं इतने लंबे समय के बाद आप दोनों को मुश्किल से पहचान पाया। सच में, एक लड़की बड़ी होने पर बहुत बदल सकती है। आप दोनों पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। झेंग यिंगयू और झेंग यिंगमेई क्रमशः झेंग शेंग की दूसरी और तीसरी बेटियां हैं। झेंग गाओ का केवल एक बेटा झेंग मिंगमिंग है। हर किसी को चापलूसी पसंद होती है। यह सुनकर झेंग यिंगयू और झेंग यिंगमेई मुस्कुराए। तारीफ के लिए धन्यवाद, चचेरे भाई। लेकिन झेंग शेंग और झेंग गाओ मुस्कुराने में असमर्थ थे। गंभीर भाव के साथ वे घर में चले गए। कुछ ही देर बाद उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई, क्योंकि उन्होंने कुछ समाचार सुना था। यह भतीजी, जिससे वे पहले कभी नहीं मिले, एक देहाती लड़की है। वह पढ़ भी नहीं सकती। भले ही श्रीमती झेंग और श्री झेंग उसे अपनी सारी संपत्ति सौंप दें, लेकिन वह शायद उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगी। जब वह समय आएगा तो झेंग परिवार की संपत्ति स्वाभाविक रूप से अपने असली मालिकों के पास वापस आ जाएगी। हो सकता है कि यह देहाती लड़की बाद में खुद को शर्मिंदा भी करे। कुछ ही देर बाद श्रीमती शंगगुआन भी आ गईं। झेंग लिंगलिंग को केवल निकुईहुआ के बारे में जानकारी थी तथा उसे निकुईहुआ और शंगगुआन देहुई के बीच संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। श्रीमती शंगगुआन को देखकर झेंग लिंगलिंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। शंगगुआन परिवार आमतौर पर झेंग परिवार के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता है। फिर श्रीमती शंगगुआन भी यहाँ कैसे आ गईं? ऐसा प्रतीत होता है कि ये दो दृढ़ निश्चयी वृद्ध व्यक्ति अपनी जैविक बेटी के लिए सचमुच बहुत कुछ करने को तैयार हैं। 10:30 बजे तक 15 मिनट बचे हैं। श्रीमान और श्रीमती झेंग, श्रीमान और श्रीमती मो और श्रीमती शंगगुआन सभी दरवाजे पर खड़े थे। नौकर चाकर पटाखे और आतिशबाजी लेकर इस विशेष अवसर का जश्न मनाने के लिए तैयार खड़े थे। अध्याय 753, परिवार को पहचानो। 6 झेंग लिंगलिंग, सुनवू और झेंग जियांजिंग श्रीमती झेंग के बगल में खड़े थे। उनकी सभी आंखें एक ही दिशा में देख रही थीं, बहुत दूर नहीं। झेंग जियांजिंग उन देहाती लोगों को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह तो और भी अधिक आशा कर रही थी कि ये देहाती लोग स्वयं को मूर्ख बना लेंगे। शायद वे देहाती लोग मानक मंदारिन भी नहीं बोल पाते होंगे। यह सोचते हुए झेंग जियांजिंग की आंखें घृणा से भर गईं। इसी समय 2 काली कारें धीरे धीरे सबके सामने आईं। श्रीमती झेंग ने श्री झेंग का हाथ कसकर पकड़ लिया और उत्साहित होकर बोली, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। बैंग बैंग बैंग। पटाखों और आतिशबाजी की आवाज हवा में गूंज रही थी। काली कारें एक के बाद एक रुक गईं। नौकर तुरंत कार के दरवाजे खोलने के लिए दौड़े। पहली कार से एक जोड़ा बाहर आया। महिला का रूप रंग बहुत सुंदर था, जिससे उसकी वास्तविक उम्र बताना मुश्किल हो गया। उसके बगल में बैठा आदमी लंबा था, चश्मा पहने हुए था। उसके मुंह से विद्वानों जैसी खुशबू आ रही थी और उसने अपनी गोद में लगभग 2-3 साल का एक बच्चा पकड़ा हुआ था। यह जोड़ा शंगगुआन देहुई। यह शंगगुआन देहुई था, लेकिन उसके बगल में खड़ी महिला कौन थी? यह स्पष्ट रूप से झेंग परिवार का पुनर्मिलन समारोह था। शंगगुआन देहुई यहाँ क्या कर रहा था? एक पल के लिए झेंग लिंगलिंग थोड़ा हैरान हो गया। दूसरी कार में 2 पुरुष और 2 महिलाएं बैठी थीं, जिनमें से 3 युवा थे और एक अधेड़ उम्र की महिला थी जो 40 या 50 वर्ष की लग रही थी। झेंग जियांजिंग ने उनमें से 2 को शंगगुआनजू और शंगगुआनशी के रूप में पहचाना। बीच में जो व्यक्ति शानदार दिखने और शांत स्वभाव का था, वह निस्संदेह नी यांग था। नी यांग? वह भी यहाँ क्यों थी? वह उस अधेड़ महिला को नहीं पहचान पाई। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति असाधारण था। उनमें से कोई भी उन ग्रामीण लोगों जैसा नहीं था जिनकी उसने अपने मन में कल्पना की थी। आखिर क्या हो रहा था? जब तक माँ और बेटी कुछ प्रतिक्रिया देती, श्रीमान और श्रीमती झेंग उनका सभी से परिचय करा चुके थे। लिंगलिंग, सुनवू, यह आपकी बहन टिंगटिंग है, यह आपके बहनोई शंगगुआन देहुई हैं, और यह टिंगटिंग की मुंह बोली बहन चिंगगुई है। आपको चिंगगुई का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने बीजिंग में पिछले 2 सालों में आपकी बहन की देखभाल की है। शुरू में
नी चेंगगुई ने आने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन नी कुई हुआ ने जोर देकर कहा कि उसे आना चाहिए। नी कुई हुआ एक कृतज्ञ व्यक्ति नहीं है। चूंकि उसने नी चेंगगुई को अपनी बहन के रूप में मानने का फैसला किया है, इसलिए वह जीवन भर उसे बहन की तरह ही रखेगी। यह सुनकर झेंग लिंगलिंग दंग रह गया। झेंग लिंगलिंग ने एक असभ्य और बदसूरत ग्रामीण महिला को देखने की उम्मीद की थी, लेकिन वास्तविकता ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा था। उसकी नजर में वह देहाती लड़की शंगगुआन देहुई की पत्नी निकली, और वह बहुत सुंदर थी। बहन टिंगटिंग, जीजाजी और बहन चेंगगुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। झेंग लिंगलिंग ने शांत होने की कोशिश की और मुस्कुराहट के साथ उनका अभिवादन किया। नी कुई हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन लिंगलिंग, इन सभी वर्षों में माँ की देखभाल करने के लिए आपको और जीजाजी को धन्यवाद। आपने कड़ी मेहनत की है। माँ की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। बहन टिंगटिंग, आप बहुत विनम्र हैं। क्या यह नी कुई हुआ पहले से ही अपने अधिकार का दावा करने के लिए उत्सुक है? उस समय झेंग लिंगलिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, मानो उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। यह सही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नी कुई हुआ को पहले भी देखा हो। यह 2 साल पहले नए साल के दौरान की बात है। झेंग लिंगलिंग के दिमाग में यादें और अधिक स्पष्ट होती गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने पहली बार नी कुई हुआ और उसकी बेटी को देखा तो उसे आसन्न संकट का अस्पष्ट आभास हुआ। 2 साल पहले जब नी कुई हुआ बीजिंग में आई थी, तो उसके चेहरे पर एक तरह की कमी थी जो उसके साधारण मूल को दर्शाती थी। शायद यही वजह रही होगी कि झेंग लिंगलिंग ने उसे कोई महत्व नहीं दिया। अप्रत्याशित रूप से 2 वर्षों की अवधि में नी कुई हुआ में इतना जबरदस्त परिवर्तन आ गया था। यदि उन्हें पता होता तो वह नी कुई हुआ को बीजिंग में रहने का मौका नहीं देती। वह बहुत पछतावे से भरी हुई थी। झेंग लिंगलिंग ने उज्जवल नी कुई हुआ को देखा। उसका पश्चाताप इतना गहरा था मानो उसकी आंतें हरी हो रही हो। नी चेंगगुई ने झेंग लिंगलिंग को देखा। उसकी भौहें सूक्ष्मता से सिकुड़ गईं। झेंग लिंगलिंग उत्साही लग रही थी, लेकिन उसके शब्द सौहार्दपूर्ण नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उसे नी कुई हुआ को चेतावनी देने की जरूरत थी। मैडम झेंग ने फिर झेंग जियांजिंग का सभी से परिचय कराया। जियांजिंग, यह आपकी सबसे बड़ी चचेरी बहन जियाओक्सु है, यह आपकी चचेरी बहन जियाओक्सी है, यह आपकी दूसरी चचेरी बहन यांगयांग है, और मेरी बाहों में यह छोटा बच्चा आपकी सबसे छोटी चचेरी बहन युनयुन है। झेंग जियांजिंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नी यांग उसकी चचेरी बहन निकलेगी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि नी यांग की मां मैडम झेंग की बहुत समय से खोई हुई बेटी थी। नी यांग जैसे छोटे व्यापारी को उसका चचेरा भाई होने का क्या अधिकार था? झेंग जियांजिंग बेहद असहज थी, लेकिन फिर भी उसने एक विनम्र मुस्कान बिखेरी और सभी का अभिवादन किया। चचेरा भाई, दूसरा चचेरा भाई, छोटा चचेरा भाई। नी यांग, जो पहले भी झेंग जियांजिंग के साथ कुछ बार सगाई कर चुकी थी, जानती थी कि झेंग जियांजिंग उतनी कोमल और दयालु नहीं है जितनी वह दिखती है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, चचेरे भाई, हम फिर मिलेंगे। शंगगुआन शी ने आश्चर्य से कहा, यांगयांग, क्या आप जियांजिंग से पहले मिल चुके हैं? नी यांग ने सिर हिलाया, कुछ बार। शंगगुआन शी ने जवाब दिया, यह वास्तव में भाग्य है। नी यांग के मुंह पर एक मामूली मुस्कान उभरी, वास्तव में यह भाग्य है। झेंग जियांजिंग ने अपने हाथों को आस्तीन के अंदर कसकर छिपा लिया। क्या नी यांग जानबूझकर उसे उकसा रही थी? तभी मैडम झेंग ने मो किशेन को अपने पास बुलाया। मेरे भुलक्कड़ दिमाग को देखो, एक और व्यक्ति है जिससे मुझे परिचय करवाना है। लिंगलिंग, यह यांगयांग का बॉयफ्रेंड है। मो किशेन नी यांग के बगल में खड़ा था और विनम्रता से सभी का अभिवादन कर रहा था। शुरू में वह और झेंग लिंगलिंग एक ही पीढ़ी के थे, लेकिन अब वह एक पीढ़ी नीचे था और उसे झेंग लिंगलिंग को आंटी कहना पड़ता था। यह सुनते ही झेंग लिंगलिंग के दिल में दबा हुआ आधा गुस्सा तुरंत गायब हो गया। तो यह बेकार मो किशन नी यांग का प्रेमी था। ऐसा लगता है कि भूसे की चटाई में ढके टूटे गधे को भी एक अच्छी काठी की जरूरत होती है। यह सुनकर झेंग जियांजिंग की आंखों में घृणा झलक उठी। तो क्या हुआ अगर नी यांग सुंदर थी? अंत में वह फिर भी उस बेकार मो किशन के साथ ही समाप्त हो गई। इसके बाद समूह हॉल में प्रवेश कर गया। झेंग परिवार के सभी रिश्तेदार इकट्ठा हो गए।
वे सभी इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थे कि मैडम झेंग की बेटी, जो 30 साल से लापता थी, कैसी दिखती थी। वे विशेष रूप से यह जानकर आश्चर्यचकित थे कि झेंग टिंगटिंग ग्रामीण इलाकों में पली बढ़ी थी और अनपढ़ थी। फिर भी उनके सामने खड़ा परिवार बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वे ग्रामीण क्षेत्र से हों। नी यांग मैडम झेंग के पीछे पीछे चली गई और उसने तुरंत ही अपनी सभी चाचियों और चाचाओं को पहचान लिया। जब सभी को पता चला कि मो किशन नी यांग का प्रेमी था, तो उनकी आंखों में जटिल भाव थे। लेकिन नी यांग को इसकी कोई परवाह नहीं थी और न ही मो किशन को। माँ, अब हम क्या करने जा रहे हैं? झेंग जियांजिंग झेंग लिंगलिंग के पास गया और धीमी आवाज में पूछा। वे मूल रूप से नी कुई हुआ को सबके सामने खुद को मूर्ख बनाते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन नी कुई हुआ की शान, संतुलन और उत्कृष्ट व्यवहार ने उनके लिए उसमें कोई कमी निकालना असंभव बना दिया। झेंग लिंगलिंग ने झेंग जियांजिंग के हाथ थपथपाए और उसे फुसफुसाते हुए आश्वस्त किया, भले ही एक गवार लड़की किसी सुंदरी की खाल में लिपटी हो, चाहे वह कितनी भी अच्छी तरह से व्यवहार क्यों न करे, वह अंदर से एक अनपढ़ गवार लड़की ही है। चिंता मत करो, अच्छा शो अभी शुरू होना बाकी है। अध्याय 754 आत्मप्रवृत्त। एक झेंग जियांजिंग ने नी यांग को देखा, जो भीड़ से घिरी हुई थी। उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक मजबूत झलक चमक रही थी। वह इसे दबा नहीं सकी। नी यांग बहुत ही असाधारण थीं। उन्होंने केवल एक सादा सफेद चियोंगसम पहना हुआ था, जिसके ऊपर एक हल्का बैंगनी कोट लपेटा हुआ था, लेकिन फिर भी वह सभी को चकित करने में कामयाब रहीं। झेंग जियांजिंग ने भी ऐसी टिप्पणियां सुनी थी। झेंग परिवार की अपनी पोती वाकई अलग है। भले ही वह ग्रामीण इलाकों में पली बढ़ी हो, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी बहुत अच्छा है। क्या कोई असली परिवार से तुलना कर सकता है? बिल्कुल। यह वैध झेंग परिवार की मिस्सी वास्तव में सुंदर है। ऐसा लगता है कि सिजिऊ शहर में मौसम फिर से बदलने वाला है। सभी का ध्यान नी कुई हुआ और उसकी बेटी नी यांग पर था, जिन्होंने झेंग परिवार की दत्तक बेटियों झेंग लिंगलिंग और झेंग जियांजिंग पर अधिक ध्यान दिया। झेंग जियांजिंग जितना ज्यादा सुनती, उसे उतनी ही बेचैनी महसूस होती। यह असहनीय था। नी यांग के वापस आने के पहले ही दिन उसने उसकी सारी सुर्खियां चुरा ली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो झेंग परिवार में उसका भविष्य कैसे बन सकता है? नीच औरत, नीच औरत। आखिरकार वह झेंग परिवार की एकमात्र पोती थी। जियांजिंग, चिंता मत करो। झेंग लिंगलिंग ने झेंग जियांजिंग का हाथ पकड़ लिया। माँ उन्हें हमारी चीजें चुराने नहीं देंगी, चाहे वह नी यांग हो या नी कुई हुआ। वे आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने की योग्य नहीं हैं। वे केवल आपके लिए कदम रखने के पत्थर हैं। हाँ, झेंग जियांजिंग ने सिर हिलाया, थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। लिंगलिंग, डॉक्टर जियांग अनजाने में झेंग लिंगलिंग के पीछे प्रकट हुए। आंटी जियांग, झेंग लिंगलिंग ने जल्दी से खुद को संभाला। डॉक्टर जियांग ने दूर से जीवंत श्रीमती झेंग को देखा और पूछा, पिछली बार मैंने आपको जो दवा दी थी, क्या आप इन दिनों अपनी माँ को वही दे रही हैं? मेरे पास है। झेंग लिंगलिंग ने सिर हिलाया, मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से दिया था। डॉक्टर जियांग मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तब तो दवा सचमुच कारगर है। आपकी माँ काफी बेहतर लग रही हैं। झेंग लिंगलिंग ने अपनी निगाहें श्रीमती झेंग की ओर घुमाई। भीड़ में श्रीमती झेंग बिना हांफे सबके साथ हंस रही थीं और बातचीत कर रही थीं। सभी जानते थे कि पहले श्रीमती झेंग को लगातार खांसी रहती थी, जो एक वाक्य बोलने से ही बढ़ जाती थी। इन दिनों श्रीमती झेंग की हालत में अविश्वसनीय सुधार हुआ है। झेंग लिंगलिंग की आंखें सिकुड़ गईं, फिर भी वह मुस्कुराई और बोली, आंटी जियांग के उल्लेखनीय चिकित्सा कौशल के लिए धन्यवाद। अन्यथा मेरी माँ इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। डॉक्टर जियांग विनम्रतापूर्वक हंसे। भोज का आधा समय बीत चुका था। नृत्य सत्र का समय हो गया था। हॉल में वाल्ज संगीत धीरे धीरे बह रहा था। बूढ़ी श्रीमती झेंग मुस्कुराईं और बोली, तुम नौजवानों जाओ और नाचो, मैं इस आनंद में शामिल होने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। झेंग लिंगलिंग ने श्रीमती झेंग के पास पहुंचते ही हंसते हुए कहा, माँ, आप गलत हैं। आज रात की स्टार होने के नाते टिंगटिंग को ही उद्घाटन नृत्य करना चाहिए। नी कुई हुआ ग्रामीण क्षेत्र में पली बढ़ी थी और उसने 3 महीने पहले ही शांगगुआन देहुई से विवाह किया था। नी कुई हुआ को आरंभिक नृत्य करने के लिए कहना
उसे मूर्ख बनाने की झेंग लिंगलिंग की कुटिल योजना थी। एक असभ्य देहाती महिला के रूप में, जिसका उच्च समाज में कोई स्थान नहीं है, नी कुई हुआ निश्चित रूप से डांस फ्लोर पर अपना तमाशा बनाएगी। चूंकि बहन इतनी दयालु है, इसलिए हम मना नहीं करेंगे। शांगगुआन देहुई ने नी कुई हुआ को डांस फ्लोर के बीच में ले गया। जैसे ही संगीत बजा, वे नाचने लगे। नी कुई हुआ न केवल नृत्य कर सकती थी, बल्कि वह बहुत ही सुंदर ढंग से नृत्य भी करती थी। एक के बाद एक चारों ओर तालियां गूंजने लगीं। गरजदार। नी कुई हुआ को अविश्वास से देखते हुए झेंग लिंगलिंग का चेहरा पहचान से परे विकृत हो गया। वह वास्तव में नृत्य कर सकती थी। एक देहाती महिला वास्तव में नृत्य कर सकती है। यांगयांग, क्या हम भी नाचें? मो किशेन ने अपना हाथ नियांग की ओर बढ़ाया। जरूर। नियांग ने अपना कोट उतार दिया और अपना हाथ मो किशेन के हाथ में रख दिया। सुंदर सुंदर नृत्य चरणों के साथ उसकी सुंदर कमरविलों से बनी, हड्डी रहित और नाजुक लग रही थी। इस तरह के नृत्य प्रदर्शन की तुलना पेशेवर नर्तक भी नहीं कर सकते। चियोंगसम के विपरीत यह सुंदर नृत्य पूरे शहर में अद्वितीय था। चियोंगसम वाली वह महिला बूढ़ी श्रीमती झेंग की जैविक पोती है ना? हाँ, यह वही है। हे भगवान, वह अद्भुत है। वह झेंग जियांजिंग से कहीं ज्यादा सुंदर है। ये शब्द सुनकर झेंग जियांजिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से से कांपने लगी। नियांग क्यों? वह अपनी सारी महिमा क्यों छीन सकती थी? माँ, क्या आपने नहीं कहा था कि हम उन्हें खुद को बेवकूफ बनाते हुए देख सकते हैं? झेंग जियांजिंग झेंग लिंगलिंग के पास आई और बोलते हुए अपने दांत पीसते हुए बोली। झेंग लिंगलिंग भी बहुत परेशान थी। उसका चेहरा हरा और सफेद हो रहा था। उसे कैसे पता था कि नी कुई हुआ वास्तव में नृत्य कर सकती है? क्या इसे शांगगुआन देहुई द्वारा पढ़ाया जा सकता है? क्या उसने वही खो दिया जिसे वह चुराने की कोशिश कर रही थी? अध्याय 755 आत्मप्रवृत्त 2 झेंग लिंगलिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन नी कुई हुआ को डांस फ्लोर खोलने देने के लिए खुद को घृणा कर सका। माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? झेंग जियांजिंग ने फिर पूछा। आज जब इतनी भव्य रिश्तेदारी पहचान पार्टी आयोजित की गई है, तो भविष्य में उनका 3 सदस्यीय परिवार कहाँ खड़ा होगा? जल्दबाजी में कोई काम मत करो, बस बदलावों पर नजर रखो। झेंग लिंगलिंग ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। उच्च वर्ग में इतने सालों तक संघर्ष करने के बाद झेंग लिंगलिंग को निश्चित रूप से पता था कि वह ऐसे समय में बहुत ज्यादा आवेगी नहीं हो सकती। कभी कभी बहुत ज्यादा आवेगी होना न केवल किसी के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो सकता है, बल्कि खुद के लिए भी मुसीबत ला सकता है। झेंग जियांजिंग ने अपने होंठ काटे। क्या हम उन्हें केंद्र में आने देंगे? उसे यह असहनीय लगा। आमतौर पर जब झेंग परिवार दावतों का आयोजन करता था, तो कई योग्य कुंवारे लोग उसे नृत्य करने के लिए आमंत्रित करते थे और फिर इस अवसर का लाभ उठाकर बातचीत शुरू कर देते थे। लेकिन आज एक भी व्यक्ति उसे नृत्य के लिए आमंत्रित करने नहीं आया। बातचीत शुरू करने की तो बात ही छोड़िए। झेंग परिवार की वैध पोती नियांग की उपस्थिति में एक दत्तक पुत्री की बेटी होने के नाते वह क्या थी? झेंग जियांजिंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को तोड़ना चाहती थी। इसी समय नियांग उसके पास से गुजरा। नियांग के साथ आए व्यक्ति बीजिंग के एक प्रसिद्ध सोशलाइट थे। जब वह झेंग परिवार की इकलौती पोती थी, तो झेंग परिवार के हर भोज में यह महिला उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। लेकिन पलक झपकते ही उसकी चापलूसी की वस्तु नियांग बन गई। झेंग जियांजिंग ने नियांग के चेहरे पर खिलती मुस्कान को देखा और आंखें सिकोड़ ली। नियांग ने एक चोंगसम और सिल्वर व्हाइट हाई हील्स पहनी हुई थी। अगर वह गलती से गिर गई तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से बहुत ही खराब होगी। झेंग जियांजिंग ने अपने होठों को कोने में किया, अपना वाइन ग्लास पकड़ा और चुपचाप अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि नियांग ने झेंग जियांजिंग की छोटी सी हरकत को नहीं देखा। उसकी भौहें और आंखें हमेशा की तरह थीं। अपने बगल में बैठी सोशलाइट से बात करते हुए वह आगे बढ़ती रही। इस क्षण धप, झेंग जियांजिंग लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी रेड वाइन पूरे फर्श पर फैल गई। पहले से चहल पहल से भरा बैंक्वेट हॉल शांत हो गया। सबकी निगाहें इसी ओर लगी हुई थीं। भोज एक गंभीर अवसर था।
हर किसी के हर शब्द और हर काम में बहुत सावधानी बरती जाती थी। उन्हें अपनी छवि का बहुत ख्याल था। झेंग शियांजिंग जैसा कोई कभी नहीं था जो ठीक से चल भी नहीं सकता था। वह व्यक्ति कौन है जो गिर गया? आज कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग दबे हुए हैं। वह झेंग परिवार की दत्तक पुत्री की बेटी है। सार्वजनिक रूप से यह सचमुच बहुत शर्मनाक है। समझो, उसका दिल इस समय बहुत दुखी होगा। उसका अपना आपा खोना सामान्य बात है। अफसोस, अपने और पराये में सचमुच बहुत फर्क होता है। भीड़ की आवाजें लगातार झेंग जियांजिंग के कानों में गूंज रही थीं। वह जमीन पर लेटी थी, उसके हाथ कालीन को कसकर पकड़े हुए थे, उसकी उंगलियां पहले से ही थोड़ी सफेद हो रही थी। स्पष्टतः जिसे शर्मिंदा होना चाहिए था वह नियांग थी, तो वह जमीन पर क्यों पड़ी थी? तभी झेंग शियांजिंग के सामने एक सुंदर हाथ फैला। नाखून बड़े करीने से कटे हुए थे, हल्के गुलाबी रंग के साथ पारदर्शी। वे बहुत अच्छे लग रहे थे। बहन शियांजिंग, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? जल्दी से उठो। झेंग जियांजिंग ने ऊपर देखा और एक सफेद चेहरे को देखा। यह नियांग था, वह व्यक्ति जिसने उसे अभी ठोकर खाने पर मजबूर किया था और उसे मूर्ख बनाया था। निश्चित रूप से नियांग ही था। नियांग, यह छोटी कुतिया। वह अब क्या कर रही थी? क्या वह उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी? झेंग जियांजिंग का चेहरा और अधिक सफेद हो गया जब उसने नियांग को देखा। बहन जियांजिंग, क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नियांग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई, उसकी आंखें चिंता से चमक उठीं। इससे आसपास के लोगों में कई तरह की अटकलें लगने लगीं। झेंग की दादी का ध्यान तुरंत इस विसंगति की ओर आकर्षित हुआ। इस समय झेंग जियांजिंग के पास अपना अभिमान निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना हाथ नियांग को सौंप दिया। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, छोटी बहन। मैं ठीक हूं। यह अच्छा है। नियांग ने झेंग जियांजिंग को उठने में मदद की। उसकी आवाज उदासीन थी। बहन जियांजिंग, जब आप आगे चलें तो सावधान रहें। आज आप भाग्यशाली थी। अगर एक दिन आप कुर्सी या दीवार पर गिर गईं, तो आप इतनी भाग्यशाली नहीं होंगी। वह अंतिम पंक्ति एक प्रहार भी थी और चेतावनी भी। अपनी बात समाप्त करने के बाद नियांग पलटकर चली गई। झेंग जियांजिंग ने नियांग की पीछे हटती आकृति को देखा। वह जानती थी कि यह सब निश्चित रूप से नियांग का ही काम था। यह नियांग ही थी जिसने उसे बुरा दिखाया। जियांजिंग, अभी क्या हुआ था? झेंग लिंगलिंग दूसरी तरफ से आई। उसकी भौहें और आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर तुम इस तरह अपना संयम कैसे खो सकती हो? उसने मूल रूप से आज झेंग जियांजिंग को चमकाने की व्यवस्था की थी। अध्याय 756 आत्म प्रहार 3 सबको यह दिखा दें कि भले ही झेंग जियांजिंग झेंग परिवार की वंशावली से नहीं है, लेकिन वह असली खून के सदस्यों की तुलना में झेंग परिवार से ज्यादा मिलती जुलती है। अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही झेंग जियांजिंग को इतना बड़ा मूर्ख बना दिया गया है। यह नियांग की गलती है। यह सब उस छोटी कुतिया का ही नतीजा है। झेंग जियांजिंग की आंखें शिकायत में लाल हो गईं। झेंग लिंगिंग ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा। उसकी आंखें दोष से दुहक में बदल गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नियांग इतनी घमंडी होगी। यह उसका पहला दिन था और उसने झेंग जियांजिंग को खुलेआम धमकाने की हिम्मत की। माँ, तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा, झेंग जियांजिंग ने कहा। झेंग लिंगलिंग ने झेंग जियांजिंग के हाथ थपथपाए। चिंता मत करो, भविष्य में बहुत समय है। मैं पहले तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगा। झेंग जियांजिंग ने सिर हिलाया। आज के भोज में उपस्थित सभी लोग बीजिंग के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अरे, क्या तुमने सुना? कुछ समय पहले ही दक्षिण से मिस्टर डू हमारे बीजिंग आए थे। मिस्टर डू? कौन से मिस्टर डू? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कितने लोग मिस्टर डू कहलाने के योग्य हैं? यह सुनकर वह व्यक्ति चौंका। क्या यह 10 माइल्स कैसीनो वाले मिस्टर डू हैं? बिल्कुल, वह मालिक जो 10 माइल्स कैसीनो पर राज करता है। जब झेंग जियांजिंग अपने कपड़े बदलने के बाद बाहर निकली, तो उसने यह बातचीत सुनी। उसने सहज रूप से अपने कदम धीमे कर लिए। वह 10 माइल्स कैसीनो के मिस्टर डू के बारे में भी कुछ जानती थी।
जब वह चायघर में बैठकर कहानियां सुन रही थी तब उसे उसके बारे में पता चला। श्री डू वास्तव में एक बड़े शख्स थे जो खून और नरसंहार के समुद्र से उभरे थे। ऐसा कहा जाता है कि इस वर्ष उनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो गई है और उनकी पत्नी या बच्चे नहीं हैं। हालांकि उसकी 2 रखैलें थीं। प्राचीन समय में उपपत्नी होने का अर्थ रखैल होना भी होता था। अब चीन में उपपत्नी शब्द का अस्तित्व नहीं रहा। हालांकि श्री डू ने बहुत पहले ही अपनी चीनी नागरिकता त्याग दी थी, इसलिए चीन का एक पत्नीत्व कानून उन्हें रोक नहीं सका। फिर भी ऐसा व्यक्ति 10 माइल्स कैसीनो का प्रमुख बन सकता है। श्री डू के बारे में कई किंवदंतियां थीं, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा था। झेंग जियांजिंग को उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर डू बीजिंग आएंगे। यदि उसे उसके करीब आने का मौका मिले तो वह निश्चित रूप से सभी का ध्यान आकर्षित करेगी। झेंग जियांजिंग अपने विचारों में खोई हुई थी। हालांकि वह पूरे दिल से मिस्टर मोग से शादी करना चाहती थी, लेकिन इससे उसके अन्य बड़े लोगों के साथ घुलने मिलने पर कोई असर नहीं पड़ता। और भी अधिक, यदि वह श्रीमान डू जैसा कोई प्रमुख व्यक्ति हो। यदि वह मिस्टर मोग से विवाह कर लेती और मिस्टर डू को अपना सम्मान दिला पाती तथा उसकी स्कर्ट के नीचे नौकर बनकर काम कर पाती, तो क्या बीजिंग में कोई भी उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत कर पाता? वह इतनी खूबसूरत थी कि अगर उसे मिस्टर डू के करीब आने का मौका मिलता तो वह निश्चित रूप से उनका ध्यान आकर्षित कर लेती। यह सोचते हुए झेंग जियांजिंग के कदम हल्के और फड़फड़ाने लगे। भोज समाप्त होने के बाद निकुई हुआ, नियांग और उनका समूह वहां से नहीं गया, बल्कि झेंग परिवार के घर पर ही रुक गया। बूढ़ी मैडम चाहती थी कि वे कुछ देर और रुकें। वह कई वर्षों से निकुई हुआ और अपनी बेटी से अलग थी, और अब जब उन्होंने अंततः एक दूसरे को पहचान लिया था तो निश्चित रूप से पुनः जुड़ने का समय आ गया था। बूढ़ी मैडम ने एक नौकर से झेंग सुयू को ऊपर से नीचे लाने को कहा। टिंग टिंग, यह तुम्हारी आंटी सुयू है। बूढ़ी मैडम ने झेंग सुयू का हाथ खींचा। उसकी आंखों में आंसू थे। सुयू, टिंग टिंग वापस आ गई है। झेंग सुयू हंसे। टिंग टिंग, टिंग टिंग। चाची को क्या हुआ? यह देखकर कि झेंग सुयू के चेहरे पर कुछ भाव थे, निकुई हुआ ने बूढ़ी मैडम की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बूढ़ी मैडम ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारी चाची को कई साल पहले एक सदमा लगा था और तब से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। निकुई हुआ ने सिर हिलाया। शंगगुआन देहुई ने झेंग सुयू को देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थी। कई साल पहले जब वह बच्चा ही था, उसने झेंग सुयू को कई बार देखा था। उस समय झेंग सुयू युवा और होनहार थी, एक प्रसिद्ध प्रतिभा थी। वह हमेशा विद्वानों के एक समूह से घिरी रहती थी। वह वास्तव में उच्च प्रोफाइल वाली थी और उनके सर्कल में एक किंवदंती थी। किसने सोचा था कि समय के साथ चीजें बदल जाती हैं? दशकों पहले की प्रतिभाशाली महिला अब ऐसी हो गई थी। अब झेंग सुयू अस्तव्यस्त, दुबली-पतली हो गई थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था। उसका अतीत का गौरव कहीं नजर नहीं आ रहा था। यदि वह अपनी आंखों से यह न देखता तो कौन विश्वास करता कि यह महिला अतीत में अत्यंत प्रतिभाशाली थी? कौन जानता है कि झेंग सुयू को वास्तव में क्या सहना पड़ा होगा? शंगगुआन देहुई की आंखें दया से भरी थीं। बूढ़ी मैडम ने फिर कहा, यांगयांग, जियाओक्सी, जियाओक्सू, यहाँ आओ और अपनी महान चाची को नमस्ते कहो। उसके कहने पर नियांग, शंगगुआनशी और शंगगुआनजू आए। उन तीनों ने विनम्रतापूर्वक अपनी बड़ी चाची का अभिवादन किया। झेंग सुयू उत्साह से घूमने लगी। हाँ, मैं एक महान चाची हूँ। मैं एक महान चाची हूँ। महान चाची यहाँ है। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। वह डर से चिल्लाई, आह! एक भूत! एक भूत मुझे मारने आ रहा है। कृपया मुझे मत मारो। मुझे जाने दो। अध्याय 757, आत्मप्रहार 4। आह! मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। झेंग सुयू लिविंग रूम में इधर उधर भागने लगी, मानो कोई सचमुच पीछे से उसका पीछा कर रहा हो। उसके कारण कमरे का सामान हिल गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। शंगगुआनशी का ऐसे मरीज से सामना पहली बार हुआ था और वह इतनी डर गई कि वह शंगगुआनजू के पीछे छिप गई। इस अवस्था में झेंग सुयू सचमुच कुछ हद तक डरावनी थी।
छोटे नियून ने अपने खिलौनों से खेलना बंद कर दिया और शंगगुआन देहुई के पास दौड़ा तथा उससे गले मिलने के लिए कहा। बूढ़ी श्रीमती झेंग ने जल्दी से एक नौकर से कहा, मामा वू, जल्दी से सुयू की शामक दवा लाओ, हम नहीं चाहते कि वह बच्चों को डराए। झेंग सुयू की हालत में उतार चढ़ाव होता रहता था। कभी कभी वह अपने परिवार को भी नहीं पहचान पाती थी, कभी कभी हिंसा पर भी उतर आती थी। यही कारण था कि बूढ़ी श्रीमती झेंग ने उसे आज भोज में शामिल नहीं होने दिया। मामा वो जल्दी से दवा लेने के लिए ऊपर चले गए। झेंग जियानजिंग तीसरी मंजिल पर रेलिंग के सहारे झुककर नीचे घटित हो रहे दृश्य को उत्सुकता और उत्साह से देख रहा था। अराजकता जारी रहने दो। मुझे उम्मीद है कि झेंग सुयू अपना दिमाग खो देगी और नीचे सभी को मार डालेगी। तभी नियांग ने ऊपर देखा और अचानक ऊपर झेंग जियानजिंग से नजरें मिला ली। उनकी आंखें मिली, उसकी आंखें चमकीली फिर भी जंगली थी। झेंग जियानजिंग को अकारण घबराहट महसूस हुई और उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। नियांग ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, एक विचार उसकी गहराई में टिमटिमा रहा था। झेंग जियानजिंग, वह किस बात से घबरा रही थी? तभी दो हाथों ने नियांग के कंधों को कसकर पकड़ लिया और उसे हिंसक रूप से हिलाते हुए कहा, तुम भूत हो, तुम भूत हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। झेंग सुयू की हरकत से कमरे में मौजूद हर कोई चौंक गया। हालांकि नियांग को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। उसने एक हाथ से झेंग सुयू की कलाई पकड़ी और दूसरे हाथ से अपने एक्यूपंक्चर बैग से एक सुनहरी सुई निकाली और धीरे से झेंग सुयू के लाओगोंग एक्यू पॉइंट पर चुभोया। मैडम, कृपया शांत हो जाइए। अगले ही पल झेंग सुयू सचमुच शांत हो गया। नियांग ने झेंग सुयू को सोफे पर बैठाया और पूछा, दादी झेंग की बीमारी अर्जित है ना? ठीक है, बूढ़ी श्रीमती झेंग ने सिर हिलाया। बूढ़े मास्टर झेंग को अचानक नियांग के प्रभावशाली चिकित्सा कौशल का ख्याल आया और उन्होंने पूछा, यांग, क्या आपको विश्वास है कि आप दादी झेंग को उनकी मानसिक स्थिति वापस पाने में मदद कर सकते हैं? नियांग ने अपना सिर हिलाया। अपने पिछले जन्म में उसने मानसिक बीमारियों का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन वह निश्चित रूप से जानती थी कि उसके गुरु के पास इसका समाधान होगा। नियांग ने आंखें सिकोड़कर सोचा कि वह अपने मालिक से कब मिल सकेगी। इस जीवन में उसके बड़े भाई को कोई बुरा भाग्य नहीं मिला था और उसके मालिक और उसकी पत्नी खुशी से रह रहे होंगे। बूढ़े मास्टर झेंग ने फिर पूछा, तो आपने दादी झेंग को कैसे शांत किया? अभी कुछ देर पहले झेंग सुयू बहुत उत्तेजित थी और अगले ही पल वह शांत हो गई। नियमित दवा के साथ भी प्रभाव इतना तुरंत नहीं होता। नियांग ने झेंग सुयू का दाहिना हाथ पकड़ा। यह लाओगोंग एक्यू पॉइंट है। इस बिंदु में एक सुनहरी सुई डालने से शांतिदायक प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल से ही लाओगोंग एक्यू पॉइंट को चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा मानसिक और हृदय रोगों के उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में जाना जाता है। इस पर एक्यूपंक्चर करने से अवसाद, चिड़चिड़ापन और नर्वस ब्रेकडाउन जैसी स्थितियों से राहत मिल सकती है। बूढ़े मास्टर झेंग की आंखों में आशा मंद पड़ गई, तो यह ऐसा ही है। नियांग ने कहा, दादाजी चिंता मत कीजिए। चूंकि दादी झेंग की बीमारी अर्जित है, इसलिए इसका निश्चित रूप से कोई इलाज होगा। बूढ़े मास्टर झेंग ने सिर हिलाया। तभी झेंग लिंगलिंग ऊपर से नीचे आई और हंसते हुए बोली, बच्चों, मैंने तुम्हारे कमरे तैयार कर दिए हैं, मेरे साथ आओ। शंगगुआन शी और शंगगुआन जू का मूल रूप से झेंग परिवार के घर पर रहने का इरादा नहीं था, लेकिन आज पहला दिन था जब निकुई हुआ अपने पूर्वजों के पास लौटी थी। अगर वे एक रात भी नहीं रुकते तो इससे बाहरी लोगों की बेवजह गपशप हो सकती थी, इसलिए उन्होंने रुकने का फैसला किया। धन्यवाद आंटी, नियांग ने विनम्रता से उनका धन्यवाद किया। वे तीनों झेंग लिंगलिंग के पीछे ऊपर चले गए। निकुई हुआ का कमरा बूढ़ी श्रीमती झेंग ने खुद तैयार किया था, जो ऊपरी मंजिल पर थी और जहां रोशनी सबसे अच्छी थी। कमरा हमेशा निकुई हुआ के लिए आरक्षित रहता था। शाम के समय नियांग बिस्तर पर लेटी हुई थी। करवटें बदलने के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से शांतिपूर्ण दिखने वाले झेंग परिवार के भीतर एक संकट छिपा हुआ था। उदाहरण के लिए ओल्ड मास्टर और ओल्ड मिसेस झेंग की बीमारी। वे गंभीर रूप से बीमार क्यों थे? उनके शरीर में विषाक्त पदार्थ क्यों मौजूद थे? इसके अलावा
झेंग सुयू, सुयू के पागलपन का कारण क्या था? क्या इन सब के पीछे कुछ छिपा था? इन सब विचारों और बिस्तर की अपरिचितता के कारण वह पूरी रात बिना सोए ही बिताती रही। अगली सुबह नियांग बिस्तर से बाहर निकली। हालांकि वह पूरी रात ठीक से सोई नहीं थी, फिर भी उसके चेहरे पर थकान का जरा भी निशान नहीं दिख रहा था। अध्याय 758 आत्मप्रहार 5। उसने एक साधारण चुंगसम पहना हुआ था और उसके साथ एक ओवरकोट भी था। उसके बाल उसकी पीठ पर नीचे की ओर लटक रहे थे और उसके कान पर चुंगसम के रंग का ही एक क्लिप था जो उसके बालों के एक सिरे को पीछे की ओर बांधे हुए था। वह देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। यांग उठ गई है। झेंग लिंगलिंग, जो नाश्ता तैयार कर रहा था, ने नियांग के अंदर आते ही उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने नियांग के प्रति कोई नापसंदगी नहीं दिखाई। उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थी। नियांग ने प्रसन्नतापूर्वक उनका अभिवादन किया। सुप्रभात आंटी। गुड मॉर्निंग, झेंग लिंगलिंग ने हंसते हुए कहा। आप न केवल सुंदर हैं, बल्कि आपके शब्द भी शहद की तरह मीठे हैं। हमारी जियांजिंग के विपरीत, जो थोड़ी अलग थलग है। वह विशेष रूप से सुंदर नहीं है और आकर्षक भी नहीं है। उसका अंतर्मुखी व्यवहार वास्तव में हैरान करने वाला है। अपनी चतुराई भरी जीभ से झेंग लिंगलिंग मृतकों को जीवित कर सकती थी और जीवित लोगों को अपने इशारों पर नचा सकती थी, जिससे वे पूरी तरह भ्रमित हो जाते थे। यदि उसके सामने वाला व्यक्ति नियांग नहीं होता, तो वे निश्चित रूप से अपने सभी बचाव उपाय छोड़ देते। नियांग ने हल्के से अपने मुंह के कोने को झुकाया। उसके डिंपल मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। आंटी, आप सिस्टर जियांजिंग के बारे में बहुत विनम्र हो रही हैं। वह भी काफी अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। झेंग लिंगलिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। नियांग वास्तव में कोई आसान लक्ष्य नहीं था। ऐसे सुखद शब्द सुनकर आम किशोर पूरी तरह भ्रमित हो जाते। लेकिन नियांग ऐसा नहीं कर पाई। उसने किसी तरह से खुद को संभाला। जल्द ही शंगगुआनजू और शंगगुआनशी भी उठ गए। शंगगुआनजू के नजरिए से वह नियांग का प्रोफाइल देख सकता था। खाने की मेज पर बैठते हुए वह बड़े परिवारों की ज्यादातर युवा महिलाओं की तरह संतुलित मुद्रा में नहीं बैठी थी। इसके बजाय वह अपने बाएं पैर को अपने दाहिने पैर के ऊपर रखकर बैठी थी, जिससे सहज आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी च्योंगसम को संशोधित किया गया था, जिसमें एक कट बहुत ऊंचा नहीं था, जिससे एक सुंदर पिंडली दिख रही थी जो चमकदार सफेद थी। ऊपर देखा तो उसका अनोखा नाजुक चेहरा था। उसकी नाक के पुल पर उसकी मुड़ी हुई पलकों की छाया पंखे जैसी थी। उसके होंठ लाल थे, जो उसके कान के पास लगी क्लिप की प्रतिध्वनि कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता। यांग, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? शंगगुआनशी उछलकर नियांग के पास बैठ गई। शंगगुआनजू ने अरुचि से दूसरी ओर देखा। नियांग हंसी। अभी इतनी जल्दी नहीं है, तुम दोनों भी उठ गए हो, है ना? शंगगुआनशी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, हमारे पास काम है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। जैसे ही उसने कहा, उसने देखा कि झेंग लिंगलिंग रसोई से निकल रहा है और जल्दी से उसका अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग आंटी। झेंग लिंगिंग मुस्कुराया। ओह, जियाओक्सी और जियाओक्सू, तुम दोनों जाग गए हो। कल रात तुम्हें नींद कैसे आई? शंगगुआनशी ने जवाब दिया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद आंटी, हमने बहुत अच्छी नींद ली। जल्द ही बुजुर्ग झेंग और उनकी पत्नी नीकुईहुआ और शंगगुआनदेहुई नाश्ते के लिए उनके साथ शामिल हो गए। झेंग परिवार की डाइनिंग टेबल पर पूरा घर भरा हुआ था। यह पहली बार था कि भोजन कक्ष इतने सारे लोगों से भरा हुआ था। बुजुर्ग झेंग के लिए यह दृश्य अत्यंत अभिभूत करने वाला था। वे कई वर्षों से इस तरह के पारिवारिक पुनर्मिलन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मृत्यु के बाद पछतावे के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। भोजन के आधे समय बाद श्रीमती झेंग ने अंततः झेंग जियांजिंग की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया और पूछा, लिंगलिंग, जियांजिंग कहाँ है? झेंग लिंगलिंग ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वह बच्ची कहाँ है। वह आज सुबह ही गायब हो गई, शायद कहीं मौजमस्ती करने चली गई हो। माँ, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही झेंग लिंगलिंग बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से वह बूढ़ी औरत को कोस रही थी। तुम बूढ़ी डायन, अभी एहसास कर रही हो कि झेंग जियांजिंग गायब है? आप इस बारे में बताने से पहले सभी के खाना खत्म होने तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे?
तभी दरवाजे के बाहर से शोर सुनाई दिया। झेंग लिंगलिंग ने झेंग जियांजिंग को अंदर आते देखने के लिए ऊपर देखा। झेंग लिंगलिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए डांटा, जियांजिंग, तुम इतने समय से कहाँ थे? क्या तुम्हें नहीं पता था कि हम सब खाना खा रहे थे? तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है। झेंग जियांजिंग अकेले नहीं थे, वह मुस्कुराते हुए झेंग सुयू का समर्थन कर रही थी। थोड़ा सा नाराज दिखते हुए जियांजिंग ने जवाब दिया, माँ, जब मैं आज सुबह उठा तो मैंने देखा कि दादी सुयू सोफे पर अकेली बैठी है। मैंने उन्हें टहलने के लिए बाहर ले जाने का फैसला किया। मुझे माफ करें, मेरा देर से आने का इरादा नहीं था। बूढ़ी श्रीमती झेंग खड़ी हो गईं, जियांजिंग, तुम एक अच्छी लड़की हो। जल्दी से अपनी दादी को नाश्ते के लिए ले आओ। लिंगलिंग, तुम बच्चे को इस तरह कैसे डांट सकती हो? वह तो सिर्फ बेटा बेटी की तरह व्यवहार कर रही थी। झेंग जियांजिंग बचपन से ही दयालु और करुणामयी रही थी। झेंग जियांजिंग ने झेंग सुयू को मेज के किनारे बैठाया। इन दिनों झेंग सुयू स्वयं खाना नहीं खा पाती थी और उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। अध्याय 759 आत्मप्रहार 6। झेंग जियांजिंग ने नौकर के हाथ से कटोरा और चॉपस्टिक ले ली। मुझे चाची सुयू को खिलाने दो। झेंग सुयू खाना खाते समय बेचैन रहती थी, अक्सर उसे खाना खिलाने वाले व्यक्ति पर खाना छिड़क देती थी। कुछ ही मिनटों में झेंग जियांजिंग पर 2 बार स्प्रे किया गया। मजा, मजा, कितना मजा! झेंग सुयू ने खुशी से ताली बजाई। झेंग जियांजिंग को गुस्सा नहीं आया। उसने शांति से अपने चेहरे से बचे हुए खाने को रुमाल से पोंछा। उसके होठों पर अभी भी मुस्कान थी और उसने विनम्रता से कहा, चाची सुयू, आपको शरारती नहीं होना चाहिए, हमें ठीक से खाना चाहिए। झेंग सुयू का ऐसा व्यवहार और कौन बर्दाश्त कर सकता है? झेंग जियांजिंग को इतना समझदार देखकर झेंग परिवार के मुखिया और मुखिया दोनों बहुत आश्वस्त हुए। झेंग लिंगलिंग ने अनजाने में झेंग जियांजिंग के साथ नजरें मिलाईं और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में संतुष्टि देखी। नी यांग ने दूध का एक घूंट लिया। उसकी नजर सभी पर बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए घूम रही थी। क्या झेंग जियांजिंग सचमुच इतना दयालु है? झेंग जियांजिंग के बारे में वह जो जानती थी, उसके अनुसार जब तक सूर्य पश्चिम से नहीं उगता, झेंग जियांजिंग निश्चित रूप से अच्छे इरादों वाला व्यक्ति नहीं होगा। झेंग परिवार का पानी बहुत गहरा था। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक जांच करनी पड़ी कि उसके दादा दादी अपने अंतिम वर्ष शांति से बिता सकें। नाश्ता समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए। शंगगुआनजू और शंगगुआनशी काम पर चले गए। जाने से पहले उन्होंने घर की मुखिया को सूचित किया कि वे अगली शाम को नहीं आएंगे। पहला, क्योंकि काम के कारण यह असुविधाजनक था, और दूसरा, उनके और कुलमाता के बीच पीढ़ीगत अंतर था। इसके अलावा उनकी नानी अभी भी जीवित थीं। अगर वे हमेशा झेंग परिवार के घर पर रहें तो कैसा लगेगा? नी यांग ने शंगगुआनजू और शंगगुआनशी के साथ घर छोड़ दिया। शंगगुआनजू ने पूछा, यांग यांग, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूँ। नी यांग ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी बाइक चलाऊंगा। मुझे आज दोपहर कई जगहों पर जाना है। अगर आप मुझे गाड़ी चलाकर ले जाए तो यह असुविधाजनक होगा। ठीक है, तो बस रास्ते में सावधान रहना, शंगगुआनजू ने उसे निर्देश दिया। ठीक है, नी यांग ने सिर हिलाया। तभी घर की मुखिया अंदर से बाहर आई और बोली, यांग यांग, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे परिवार में शायद दूसरी चीजों की कमी हो, लेकिन हमारे पास बहुत सारी कारें हैं। मैं तुम्हें एक ड्राइवर दे सकती हूँ और उसे वहां ले जाने के लिए कह सकती हूँ। यह सुनकर झेंग लिंगलिंग का चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या? यह बूढ़ी डायन वास्तव में नी यांग को एक ड्राइवर नियुक्त करना चाहती थी? उसने कई वर्षों तक झेंग परिवार में इस बूढ़ी डायन की सेवा की थी और बूढ़ी डायन ने कभी भी झेंग जियांजिंग को ड्राइवर नियुक्त करने के बारे में नहीं सोचा था। अब उसका क्या मतलब था? क्या वह जानबूझकर उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही थी? झेंग लिंगलिंग के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह उसे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। नी यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं दादी, मुझे अपनी बाइक चलाना ज्यादा पसंद है। उसे कार से ज्यादा साइकिल पसंद थी। नी यांग ऐसी महिला थी जो पुरानी यादों को बहुत याद करती थी। यह साइकिल उसके पास तब से थी जब उसने 2 साल पहले अपना व्यवसाय शुरू किया था।
वह इसे रिटायर करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। नी यांग की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए अगर वह कार खरीदना चाहती है तो उसे इस बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। वह आसानी से एक नहीं बल्कि 10 कारें खरीद सकती है। नी यांग वह व्यक्ति था जो चुपचाप धन संचय करता था। तो फिर मैं आपके लिए एक ड्राइवर नियुक्त कर देती हूँ। बाइक चलाने के लिए पैडल मारना पड़ता है, यह बहुत थकाऊ होता है, कुलमाता ने जोर देकर कहा। नी यांग ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मुझे अब जाना होगा दादी, अलविदा। कुलमाता असहाय होकर हंस पड़ी, यह बच्चा। शंगगुआन देहुई की आज कक्षा नहीं थी। उसने पहले ही रात को नी कुईहुआ के साथ चर्चा कर ली थी कि आज झेंग परिवार के मुखिया और मुखिया को मौजमस्ती के लिए बाहर लाया जाए। इन वर्षों के दौरान बुजुर्ग दंपति लगातार नी कुईहुआ की खोज में लगे रहे, लेकिन उन्होंने आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाला। नी कुईहुआ ने कहा, लिंगलिंग, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? जरूर, झेंग लिंगलिंग ने सिर हिलाया। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था। बेशक वह जाएगी। क्या होगा अगर उसकी अनुपस्थिति में बूढ़े मास्टर झेंग और मैडम झेंग ने झेंग परिवार की सारी संपत्ति नी कुईहुआ को सौंप दी? उसे हर समय मिस्टर झेंग और मिसेस झेंग पर कड़ी नजर रखनी पड़ती थी। अब अप्रैल का महीना आ चुका था, धूप गर्म थी, सड़क के दोनों ओर चेरी के पेड़ लगे हुए थे जो अभी खिले ही थे। दूर से ही सुंदर गुलाबी फूल दिखने लायक थे। नी यांग सड़क पर साइकिल चला रही थी। हल्की हवा ने गुलाबी चेरी के फूलों को हिलाकर पंखुड़ियों की झड़ी लगा दी। पंखुड़ियां उसके बालों में, कंधों पर और गालों से टकरा कर गिर रही थीं, जिससे वह सहज रूप से अपनी बाहें फैला रही थी। नी यांग का अपनी बाइक पर अच्छा नियंत्रण था। अपनी बाहें फैलाए हुए भी वह स्थिर रूप से साइकिल चलाती थी। दूर से देखने पर वह सुंदरता और कौशल का जीवंत भाव प्रदर्शित करती थी। एक काली कार उसके पास से गुजरी। जैसे ही काली कार गुजरी, सड़क के दूसरी ओर से एक व्यक्ति तेजी से आया। वही नी यांग ने जल्दी से ब्रेक लगाया और बाइक से कूद गई। क्या तुम ठीक हो, बहन? लड़की 16 या 17 साल की लग रही थी। उसका चेहरा काली धूल की परत से सना हुआ था, जिससे उसका असली चेहरा देखना मुश्किल हो रहा था। हालांकि उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें उसके चेहरे को चमका रही थी। हालांकि अप्रैल का महीना चल रहा था, फिर भी वह फूलों के डिजाइन वाली मोटी सूती जैकेट पहने हुए थी। लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक पीली सी महिला बगल से आई, उसकी बाह पकड़ ली और भागने लगी। शियाओयुन, चलो, हमारा समय खत्म हो रहा है। वो यानयुन के पास जवाब देने का समय नहीं था और वह जल्दी से अपनी माँ के पीछे चली गई। माँ और बेटी दौड़ते हुए एक बड़े होटल के सामने रुकी। माता का नाम यान एरजू था। जैसे ही वह भागी, यान एरजू ने वू यानयुन को निर्देश दिया, जियाओयुन, अपने लिए भरपूर मात्रा में मांस और सब्जियां परोसना याद रखना। रोस्ट चिकन और पोर्क नकल जैसी चीजों का लक्ष्य रखना। तुम्हारी दादी ने बहुत दिनों से मांस नहीं खाया है। वो यानयुन ने सिर हिलाया, ठीक है माँ, मैं समझ गया। कल से होटल ने बुफे सेवा शुरू की है, जिसमें भरपूर मात्रा में भोजन उपलब्ध है। बहुत से लोग जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता था या जो आर्थिक रूप से तंगी में थे, वे इस बुफे में खाना खाने आते थे। वे न केवल भरपेट खा सकते थे, बल्कि कुछ घर भी ले जा सकते थे। अफवाह यह थी कि यह भोज एक धनी परिवार द्वारा प्रायोजित था जो अपनी खोई हुई बेटी की वापसी का जश्न मना रहा था। यह वास्तव में एक अच्छा काम था। इस मां बेटी के अलावा कई अन्य लोग भी दूर दूर से आए थे, जिससे होटल की लॉबी में अत्यधिक भीड़ हो गई थी। इस बीच कार में एक व्यक्ति जो शांति से अखबार पढ़ रहा था, उसने अचानक अखबार नीचे रख दिया और पीछे मुड़कर देखा। हालांकि कार की तेज गति के कारण वह पीछे की सड़क को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। मिस्टर डू, आप क्या देख रहे हैं? वांग जिकी, ड्राइवर ने पीछे मुड़कर पूछा। कुछ नहीं, श्री डू ने फिर से अखबार उठाया और पूछा, जांच कैसी चल रही है? वांग जिकी को निश्चित रूप से पता था कि श्री डू किस बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास अब कुछ सुराग हैं। श्री डू के हाव भाव बदल गए। हमें कब निश्चित उत्तर मिल सकता है? उन्होंने अपने काम में प्रक्रिया की कभी परवाह नहीं की, केवल परिणामों की परवाह की। वांग जिकी ने जवाब दिया, हमें कुछ और चीजों की पुष्टि करने की जरूरत है। वांग जिकी मिस्टर डू को अच्छी तरह से जानते थे।
अगर अब तक उनके पास कोई सुराग नहीं होता तो मिस्टर डू इतनी शांति से बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे होते। श्री डू ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वांग जिकी ने आगे कहा, चौथी महिला ने कल फोन किया था। श्री डू चुप रहे। श्री डू के हाव भाव को देखते हुए वांग जिकी ने कहा, जब से आपने उसकी सारी फंडिंग बंद कर दी है तब से वह बहुत खराब जीवन जी रही है। अक्सर उसे खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। उसने खुद ही यह सब किया है। आपको उसके जैसे लोगों के साथ सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं है, श्री डू ने उदासीनता से कहा। चौथी महिला जिस भी स्थिति में थी उससे वे स्पष्ट रूप से अप्रभावित थे। अध्याय 760 जिनसिंग सूप का रहस्य। एक चौथी मिस एक विशिष्ट इंटरनेट आलोचक है जो एक ओर मास्टर डू के धन का आनंद ले रही है, जबकि दूसरी ओर वह उसे सबसे दुष्ट पूंजीपति के रूप में कोसती है जो मास्टर डू को उखाड़ फेंकना चाहती है, लापरवाही से काम करती है। अब जबकि मास्टर डू ने उसकी आय के सभी स्रोत बंद कर दिए हैं तो वह निश्चित रूप से इसकी हकदार है। इस बारे में सोचने के बाद वांग जेकी ने आगे कहा, तो हमने चौथी मिस को ऐसे ही जाने दिया। मास्टर डू चौथी मिस को बहुत लाड प्यार करते थे, वरना वे इतने लंबे समय तक उनके साथ नहीं रहते। थोड़ी देर बाद मास्टर डू की आवाज हवा में गूंजी, उसे आजादी चाहिए थी ना? तो मैं उसे आजादी दूंगा। वांग जेकी हैरान रह गया। क्या मास्टर डू चौथी मिस को पूरी तरह से छोड़ चुके थे? मास्टर डू ने आगे कहा, अब से अगर वह फोन करेगी तो तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वांग जेकी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर आज बीजिंग के 15वें फेयर स्किन्ड ब्यूटी स्टोर का उद्घाटन दिवस है। आज बड़ी छूट और सीमित उत्पादों की असीमित खरीद के साथ स्टोर खुलते ही लोगों से भर गया। पांचों कर्मचारी इतनी भीड़ का सामना नहीं कर सके। नी यांग ने अपनी वर्दी पहन ली और दूसरों के साथ काम करना शुरू कर दिया। मुझे सुप्रीम एडिशन लिमिटेड गिफ्ट बॉक्स के 10 सेट चाहिए। सुप्रीम एडिशन लिमिटेड गिफ्ट बॉक्स की कीमत 580 युआन प्रति है, लेकिन बीजिंग में अमीर लोग इसे खरीद सकते हैं। पहले इन सीमित संस्करण वाले उपहार बॉक्सों में से एक को प्राप्त करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि नए स्टोर के खुलने के साथ ही अप्रतिबंधित खरीदारी का यह दुर्लभ अवसर सामने आया और निश्चित रूप से लोग अधिक खरीदना चाहते थे। नी यांग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है ग्राहक, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति केवल एक सुप्रीम एडिशन सीमित उपहार बॉक्स खरीद सकता है। मैंने सोचा था कि आज इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उस व्यक्ति की आवाज में स्पष्ट रूप से नाखुशी थी। नी यांग ने बताया, कोई प्रतिबंध नहीं होने का मतलब है कि कुल मात्रा प्रतिबंधित नहीं है। जब तक ग्राहक स्टोर पर आते हैं, हर कोई सीमित उत्पाद खरीद सकता है। एक सामान्य दिन में ये सीमित संस्करण उत्पाद केवल 60 सेट प्रति माह तक सीमित होते हैं। कई लोग उन्हें खरीदने की उम्मीद में आए, लेकिन निराशा के साथ चले गए। ओह, क्या ऐसा है? क्या मैं सचमुच 10 सेट नहीं खरीद सकता? क्या आप मेरे लिए अपवाद नहीं बना सकती, युवा महिला? नी यांग ने आगे कहा, मुझे सचमुच खेद है, ये स्टोर के नियम हैं, मैं आसानी से उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो तुम्हारा बॉस मूर्ख होगा, उसे यह भी नहीं पता कि पैसे कब कमाए जाते हैं। मुझे एक सेट दे दो। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। नी यांग ने फेयर स्किन्ड ब्यूटी का एक सेट निकाला और उसे सौंप दिया। मॉल में सीमित बिक्री को हंगर मार्केटिंग कहा जाता है। जैसा कि कहा जाता है, दुर्लभ वस्तु सबसे कीमती होती है। अगर गोरी त्वचा वाली सुंदरता हमेशा बिना किसी सीमा के उपलब्ध होती, तो इसकी बिक्री निश्चित रूप से इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि अब है। और सीमित बिक्री होने से लोगों को उच्च स्तरीय एहसास होता है। जेंग जियांजिंग भी फेयर स्किन्ड ब्यूटी की एक वफादार प्रशंसक है। 1 साल पहले उसकी त्वचा बहुत रूखी थी और उसे अपनी खामियों को छिपाने के लिए फाउंडेशन की जरूरत थी, लेकिन जब से उसने फेयर स्किन्ड ब्यूटी का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसकी रूखी त्वचा की समस्या में बहुत सुधार हुआ है। अब बिना मेकअप के भी उनकी त्वचा नमी से चमक रही है। आज फेयर स्किन्ड ब्यूटी के नए स्टोर का भव्य उद्घाटन है, जिसमें सीमित उत्पादों की असीमित आपूर्ति है। निश्चित रूप से झेंग जियांजिंग इसे मिस नहीं करेगा। झेंग जियांजिंग और उसके युवा दोस्त फेयर स्किन्ड ब्यूटी स्टोर में आए। इस युवा मित्र का नाम झो यी था, जो झेंग जियांजिंग का कॉलेज का सहपाठी था। वे दोनों एक ही छात्रावास में रहते थे और उनके बीच अच्छी दोस्ती थी।
एक मिनट रुको। जैसे ही झेंग जियांजिंग अंदर जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसने एक परिचित व्यक्ति को देखा। क्या हुआ? जो यी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मुड़कर पूछा। झेंग जियांजिंग ने भीड़ में उस व्यक्ति को ध्यान से पहचाना। मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जिसे मैं जानता हूं। कौन? जो यी ने पूछा। झेंग जियांजिंग ने आगे कहा, यह मेरी नई छोटी बहन है। झेंग जियांजिंग ने जानबूझकर छोटी बहन दोनों शब्दों का उच्चारण जोर देकर किया, यह सोचना कि नी यांग वास्तव में फेयर स्किन्ड ब्यूटी में काम करेगी। क्या हो रहा था? जो यी ने फिर कहा, क्या यह छोटी बहन है जो आपकी पारिवारिक संपत्ति के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करना चाहती है? हाँ, झेंग जियांजिंग ने सिर हिलाया। झेंग जियांजिंग के जानबूझकर किए गए अपमान के कारण जो यी को नियांग के बारे में बहुत बुरा लगा। क्या आपका परिवार बहुत अमीर नहीं है? आपकी दादी उसे काम क्यों करने देंगी? यह बहुत शर्मनाक है। देश के लोग तो बस देश के लोग हैं, भले ही वे राजकुमारी के कपड़े पहनते हों, वे राजकुमारियों की तरह नहीं दिखते। झेंग जियांजिंग ने आगे कहा, वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? जो यी ने पूछा। झेंग जियांजिंग ने कहा, ऐसा करके वह सिर्फ मेरी दादी का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। आप सोचिए, अगर मेरी दादी उसे यहाँ काम करते हुए देख लेंगी तो उनका दिल टूट जाएगा। जैसे ही मेरी दादी को बुरा लगेगा, वह उसे सारी पारिवारिक संपत्ति दे देंगी। तब तक मेरे और मेरी माँ के लिए कोई हिस्सा नहीं बचेगा। झेंग परिवार नियांग के लिए खाने पीने की कमी नहीं कर रहा है, लेकिन नियांग दयनीय होने का नाटक कर रही है और बाहर काम कर रही है। यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर है। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।